तो ये कहानी था बेटा। अब देखो ये कहानी था, कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है, यही तो करता है। स्ट्रीम का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को बहाना। तो ये सारी कहानी था। कहता वेन द गैस प्रेशर इन डिस्चार्ज ट्यूब इज 1 atm। देखो मैंने बोला था ना यहाँ कि जब तक उस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस का प्रेशर 1 atm होगा, भाई साहब कोई गैस का आयनाइजेशन नहीं होगा, गैस के अंदर कुछ भी नहीं होगा। नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द ट्यूब। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ट्यूब के अंदर नहीं होगा। इस बात की जानकारी आपके पास पक्की है, ये जान दीजिएगा। एक मिनट। तो ये कहानी हो गया। फिर कह रहा है द टेलीविजन पिक्चर ट्यूब इज द कैथोड रेज ट्यूब इन विच द पिक्चर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन। अरे भाई पहले जमाने में क्या, अभी 2-4-5 साल पीछे जाइए, बड़का टीवी आता था, देखते थे, और पीछे खूब लंबा सा निकला रहता था। तो क्या था वो? कैथोड रेज ट्यूब लगा रहता था पीछे से, और वही कैथोड रेज ट्यूब फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता था। तभी हमको उस स्क्रीन पे क्या दिखाई देता था? कलर दिखाई देता था। अब वो रे कैथोड रे जिसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, जमाना बदल गया है। तो अब ये सब चीजें नहीं था। यहां तक सबको समझ में आ गया? सारी बातें यहां तक क्लियर हो गई बच्चा लोग? आगे बढ़ा जाए, बोलो भाई। तो ये कहानी था टेलीविजन वाली बात। अब यहां पर बेटा, यहां पर भी कुछ बातें देखने को मिल रही हैं। देखो क्या मैंने बोला था, अरे क्या देखा था मैंने कि जो आर्य मुल्किन थे उन्होंने क्या किया, एक ऑयल ड्रॉप मेथड का एक्सपेरिमेंट किया। और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज, जब जो एक्सपेरिमेंट किया उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बेटा वो -1.62 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये बात किसने बोला? आर्य मिल्किन ने। आर्य मिल्किन ने एक्सपेरिमेंट करके ये सारी बातों को बताया था। बोलो क्लियर है? तो आर्य मुल्किन का नाम कहां से फेमस था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से फेमस था। क्या उन्होंने किया? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था -1.6 10⁻⁻19 कूलम निकाला। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई लफड़ा तो है नहीं। अब हम लोग आगे आते हैं। यहां देखो ध्यान से, यहां क्या कहता है? द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज सजेस्टेड बाई जेएस स्टॉमी। जेएस स्टॉमी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का नेम सजेस्ट किया। द स्पेसिफिक चार्ज बाय मास ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय जे थॉमसन। पहली बार उन्होंने डिटरमाइन किया। रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 टू दी पावर, देखो 9.1 10 टू दी पावर -28 ग्राम ले लो, या आप क्या कर सकते हो 9.1 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम था। ठीक है, तो ये था। अब ये चीज मैं आगे बताऊंगा जब प्रोटॉन की पूरी बात बता दूंगा तब। तो यहां तक बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत नहीं है? अब थोड़ी सी बात हम लोग आगे करेंगे कि यहां पे कुछ और भी पॉइंट था। जो पॉइंट देखो हाई लेवल की जो बातें हैं, कहता है आइंस्टीन थियरी क्या बताता है? आइंस्टीन थियरी ये बताता है बेटा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मूविंग कंडीशन में है, जो इलेक्ट्रॉन घूमते कंडीशन में है, उसका मास कैसे निकालेंगे? तो मास, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m अपॉन √1 - u/c का होल स्क्वायर। तो आपसे डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पूछता है तो आप ये बताइएगा, अदरवाइज ना बताइएगा। u क्या है या v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इनफाइनाइट तब होगा जब v की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? c के बराबर होगा। यानी ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो बहुत रेयर में पूछता है ये। मेरी बात समझे? मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगाद्रो नंबर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हमने देखा? 9.1 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम। और एवोगाद्रो नंबर क्या होता है?
6.02 10 टू दी पावर माइनस की प्लस 23 होता है। बोलो समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इसको निकाला गया वैल्यू। फिर कह रहा है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 27 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? 1 ग्राम के। यानी 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? 10 टू दी पावर 27 इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत होता है। एक झोला 1 ग्राम आप इलेक्ट्रॉन खरीद के लाइए तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? 10 टू दी पावर 27 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? 10 टू दी पावर क्या होगा? 27 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। डन है मेरी बात? इसके बाद देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? 0.5483 मिलीग्राम। तो बहुत छोटी छोटी बातें इसमें हैं। एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 0। कब वो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा? घूमने वाला आदमी है वो, कभी बैठा रहेगा? नहीं बैठा रहेगा। इसीलिए बोला उसने कि एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? 0 होता है। बोलिए बात समझ में आ गया? द माइनस साइन क्या होता है? द माइनस साइन ऑन द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट रिप्रेजेंट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? कि न्यूक्लियस में और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसके बीच में करता है। इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ मैटर and take part in the chemical combination. Physical and chemical property of an electron depend upon the distribution of electron in outermost shell. किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है बेटा? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन उसमें बाहरी सेल में कितने आ रहे हैं। आगे जब हम लोग चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है। मतलब एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है। मतलब प्रॉपर्टी को डिसाइड कौन करेगा? उससे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलिए बात क्लियर है? तो ये होता है। अब एक बताओ, इलेक्ट्रॉन तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है, बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है। छोटा होगा तो रेडियस भी तो छोटा होगा उसका। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है वो 4 इंटू 4.2 10 टू दी पावर -12 सेंटीमीटर होता है। फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन का रेडियस 4.2 10 टू दी पावर -12 सेंटीमीटर होता है। ये रेडियस ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो जो यहां तक मेजर किया गया है कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या है, -12 है, इसका मतलब बहुत छोटा वैल्यू है ना। तो ये कहानी है। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.17 10 टू दी पावर -17 ग्राम पर ml। कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होता है वो 2.17 10 टू दी पावर -17 ग्राम पर ml। तो कुछ आपको कैलकुलेट करने से बजाय कि आप उसको याद करिए। याद करोगे तो टाइम भी कम लगेगा, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ, कुछ सवाल आपके सामने अगर हम कर देंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए क्या कह रहा है। द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 1/3 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्राम पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या पूछ रहा है आपसे? मोमेंटम पूछ रहा है किसका? मूविंग विद 1/3 वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, मोमेंटम क्या होता है? m इंटू भी होता है कि नहीं होता है? तो यहां क्या कह रहा? मास इज द इलेक्ट्रॉन इन मोशन कंडीशन। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 10 टू दी पावर -28 ग्राम में होता है। और यहां जब हम सॉल्व कर रहे हैं पूरी वैल्यू, लेकिन 1/3 है ना, मतलब जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट का क्या है? वो 1/3 है। यहां बोल तो रहा है, बोल रहा है ना कि जो वेलोसिटी है किसका? मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड की लाइट है उसका 1/3 जो होगा वो इसके बराबर है। तो देखो ये वैल्यू रखा गया है। अब वो सारी वैल्यू तुमको इसकी वैल्यू जब यहां पुटअप करोगे
तो लास्ट में वैल्यू निकाल लेना, कितना आएगा 9.6 10 टू दी पावर -18। बस सिंपल सी बात है, u के जगह पे क्या रख देना c/3 और m की वैल्यू यहां कैलकुलेट कर लेना। देखो u के जगह पे c/3 करके सॉल्व कर दो, यहां से ये क्या है √1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो यहां से सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो m की वैल्यू यहां से रख लो, m की वैल्यू कहां से रख लो, यहां से रख लो। मैं बता दूं क्या अलग से, देखो यहां पे देख लो तुम लोग, P = m × v होता है, तो m का वैल्यू कितना है यहाँ m/√1 - v/c का क्या है स्क्वायर है, और यहां v क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, एक तरह से समझो। तो यहां कितना दिया है तुम्हारा, ये दिया है तुम्हारा 3 × 10 टू दी पावर, सेंटीमीटर में 10 हो जाएगा, और इसका 1/3 है तो 1/3 कर दो, ठीक। और इसको भी तो हमको 1/3 करना पड़ेगा, ये v की वैल्यू यहां क्या करना पड़ेगा c/3 करना पड़ेगा। सारा वैल्यू रख दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। कर लोगे? आसान है बिल्कुल, बस कैलकुलेशन आपको करना है बेटा, कैलकुलेशन में आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, बाकी आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूं, आप उसी रास्ते पे चलिएगा। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ टोटल एनर्जी 2 MeV, ठीक। कैलकुलेट द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम एंड इट स्पीड, एज्यूम द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0.511। ये मास दिया हुआ है, उसका एज्यूम करना है आपको कि जो रेस्ट मास है वो आपको करना है। PDF भेज देंगे, आप करके मुझे दिखाइएगा, मैं टाइम नहीं दूंगा इस पे। अरे भाई 2 ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका दिया है, यहां देखो ये क्या है, एक AMU में 931 MeV की वैल्यू होता है, और एक AMU जो होता है वो 1.6 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम। ये AMU में ही वैल्यू रख लेंगे ना, 2 जो दिया है इसको हम AMU में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो 2 में क्या करेंगे 931 से डिवाइड करके इसको क्या कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। अरे भाई चेंज करेंगे तो इतना में इतना होता है, इतना में इतना होता है, तो इतना में कितना हो जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे दो में। यूनिटरी मेथड देखो, वो जो है इलेक्ट्रॉन बोल्ट की तरह है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल्ट को होता है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट में लिखा होता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको घर से करके लाना है। देखो ये हो गया, और ये तुम्हारा AMU को किलोग्राम में बदला गया है, तो इतना वैल्यू तो AMU का हो गया, और ये तुम्हारा क्या है AMU को किलोग्राम में बदला गया है, तो ये तुम्हारा वैल्यू आया है। अब मान लो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है v है, मान लो हमने कुछ नहीं किया, इसको मैंने पहले क्या कर दिया AMU में बदल दिया, इसको पहले AMU में बदला, फिर AMU को मैंने किलोग्राम में बदला, तो मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन कंडीशन में मिल जाएगा। और मान लिया जाए कि स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन का वो v है, यानी u है, तुमको यही तो निकालना है, और ये तुमको मिल गया, ये वाली वैल्यू इसकी मिल गई, और ये वाला वैल्यू तुमको यहां से मिल गया। देखो 0.51 कहां है, हाँ लास्ट में, देखो लास्ट में दिया है, तो ये भी तो उतना ही में दिया है, तो इसको भी क्या करेंगे हम 1.6 से मल्टीप्लाई करके इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। बाकी u की वैल्यू यहां से क्या करिएगा निकाल लीजिएगा। कैलकुलेशन की कहानी है ये, बाकी आसान है। अब हम आगे चलते हैं, यहां पर नेक्स्ट आते हैं प्रोटॉन की कहानी पे, ठीक है। जितनी बातें थी थोड़ी बहुत मैंने वहां पे आपको, अरे थोड़ी सी बातें मैंने आपको समझा दिया, हाँ। ये है आपका न्यूट्रॉन, भी मैंने एक बार बता दिया था आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको यहां पर मैं एक बार ब्रीफ कर दूंगा, थोड़ा सा मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं। देखो ध्यान से, प्रोटॉन जो होता है वो या तो H पे प्लस चार्ज लिखा जाए, या सिर्फ P लिखा जाए, या 1H1 लिखा जाए, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन इसका करना होता है। तो एक बात बताओ, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। अरे भाई हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, हाइड्रोजन के क्या होते हैं प्रोटियम,
ड्यूटीरियम, ट्राइट्रियम। तो इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया, सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया गया, और क्या उसमें कौन लफड़ा है भाई। हाइड्रोजन तो ऐसे ही ना लिखेंगे, उसी के सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है ना। हाँ, अब सुनो, प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इन्होंने बताया था। कंपोनेंट पार्टिकल्स ऑफ एनोड रेज, कहा कि एनोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। गोल्डस्टीन 1886 में क्या किया? प्रीफर अ कैथोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब and repeated Thomson experiment and observe the formation of anode rays. These rays also termed as positive rays are canal rays. मैंने आपको बताया था कि जो आपका कैथोड रेज है, और ये आपका क्या है, इधर एक प्लेट लगा हुआ है, देखो सब कुछ वही रहेगा, बस हम प्लेट को क्या करते हैं, परफोरेटेड कैथोड ले लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझो, ये तुम्हारा क्या है, एनोड प्लेट है। ये क्या है, सारा सेटअप वही है जो कैथोड रेज वाली डिस्कवरी थी। सारा सेटअप बेटा वही है जो आपका कैथोड रेज वाली डिस्कवरी थी। अब इधर क्या किया गया, कैथोड प्लेट लगा दिया गया, और यहां जो प्लेट लगाया गया इस तरीके से परफोरेटेड लगाया गया, गैप गैप बीच में, और सारा सेटअप किया गया। फिर प्रेशर को घटाया गया, देखा गया कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कुछ हलचल नहीं हो रहा ट्यूब के अंदर। ठीक, अच्छा देखो, रदरफोर्ड की, अरे जो पहले वाले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, उनके दिमाग में ये बात ही नहीं आई कि भैया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है कर रहे हो तो उसके साथ कोई और भी पार्टिकल हो रहा है कि नहीं। उसी समय प्रोटॉन की भी अस्तित्व वहां आ चुका था, लेकिन उनको उस समय ध्यान ही नहीं था। उनका एक का रास्ता पर देख रहे थे कि हमको गोलघर पहुंचना है। समझ में आ रहा है? तो यही कहानी यहां पे है। जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो किया देखा उन्होंने, क्या किया कि रेज तो आपस में पहले घूमने लगे, आपस में लड़ने लगे, आपस में कोलिजन लड़ने लगे। लड़ने के बाद एक सीधा डायरेक्शन में पाया, और फिर वहां पर भी बेटा एक फोटोग्राफिक प्लेट पीछे लगाया जाएगा, तब तो पता चलेगा। नहीं समझ रही हैं? फोटोग्राफिक प्लेट क्या किया गया, लगाया गया बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट वहां लगाया गया, जिंक सल्फाइड। तो जब रेज जाने लगे तो उनके दिमाग में एक बत्ती बली, उनका दिमाग का, अरे यार ये तो इसको चेंज कर रहा है। तो इन्होंने कहा भाई कोई न कोई ऐसा रेज है जो क्या हो रहा है। देखो उल्टा डायग्राम बना है, देखो उल्टा डायग्राम बन रहा है। ये इधर इस कैनाल के थ्रू बाहर गया, और ये जो प्लेट था वो यहां पीछे लगाया गया था। तो यहां ग्रुप से जब गया और इस प्लेट से टकराया, तब जाके इस प्लेट का कलर क्या हुआ, चेंज हुआ। ये यहां नहीं था बेटा, ये यहां नहीं था, ये सब हमारी कहानी नहीं थी। ये उल्टा आपको शो करना है, ये उल्टा शो करना था, एनोड वाले प्लेट के पीछे, आपके कैथोड वाले प्लेट के पीछे लगाना था। तो देखा उन्होंने कि कुछ इनविजिबल रेस टकराते हुए, और ग्रुप से जो कैनाल था, गड्ढा बीच में गैप गैप था, उससे निकल रहा है। तो उसको उन्होंने क्या कहा, कैनॉल रेज कहा। क्या कहा, कैनॉल रेज। और फिर देखा गया कि एनोड रेज उसको कहा गया, क्योंकि एनोड से वो क्या कर रहा था, आ रहा था। एनोड रेज की वजह से इसकी कहानी देखने को मिली थी। तो इन्होंने कहा कि जो एनोड से इधर जा रहा है, इसीलिए उसका नेचर क्या हो गया, एनोड कहलाएगा। दूसरी बात, बाद में कहा गया कि एनोड का जो नेचर है वो किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया कि नहीं, बताओ सब लोग। भाई अरे भाई ना पलटिए, आपकी मर्जी, आप वहीं सेट कर दीजिए, काहे पलटेंगी। अरे भाई नहीं पलटा गया था, नहीं पलटा गया था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में ही तो आया था वो, तो वहां पलट दूंगी। इनकी इच्छा थी, उन्होंने अपना मन लगाया, इनकी इच्छा थी कि हम डंडी पर बैठ के साइकिल चलाएंगे, हम सीट पर नहीं बैठेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कहानी था। प्रॉपर्टी देख लिया जाए, ये सब पढ़ा चुका था, थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवीजन मार रहा हूं। जो है एनोड रेज जो होता है वो भी सीधा जाता है,
वो कहीं टेढ़ा जाएगा भाई? हाँ? एनोड रेज मटेरियल पार्टिकल से बना होता है। एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, पहले ही बात कर लिया गया है। एनोड रेज डिफ्लेक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो ध्यान से, ये थोड़ा सा मैं डायग्राम शॉर्टकट बता रहा हूं। ये था इस तरीके से, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको बना दे रहा हूं मैं कैथोड, सॉरी इसको बना दे रहा हूं मैं एनोड लिख देता हूं, और ये पॉजिटिव टर्मिनल था, और यहां परफोरेटेड बना दे रहा हूं, ये क्या था, कैथोड था, और जो निगेटिव टर्मिनल। इन्होंने किया क्या बेटा, जानते हो क्या खेल किया? इन्होंने ये किया कि यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, यहां पर ये प्लस और ये माइनस। तो देखा उन्होंने क्या, देखा ये कि जो ये एनोड रेस चल रहा है वो माइनस की तरफ चल रहा है। अगर प्लस रहता, माइनस रहता तो प्लस की तरफ जाता। इसका मतलब इसी से इनको आइडिया मिला कि भाई कोई भी पार्टिकल्स होगा वो अपने अपोजिट ही तो मूव करेगा। तो अपने अपोजिट जब मूव करेगा तो उसी बेसिस पर कहा कि भाई इसका मतलब ये निगेटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ रहा है, तो ये बात क्लियर है कि वो पॉजिटिव नेचर का है। बोलिए बात क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कहानी हो गया। इसके बाद बेटा और आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं। देखो, एनोड रेस आल्सो इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। E by m ऑफ द रेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो E by m की वैल्यू थी उससे इसकी वैल्यू क्या मिली, कम मिली, बहुत छोटा मिला। अनलाइक कैथोड रेज, E by m वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है जो डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया था। कैसे, अभी मैं तुमको दिखाता हूं। और क्या कहा, वेन गैस प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ हाइड्रोजन। सुनना, मान लो तुमने हाइड्रोजन को आयोनाइज किया तो H+ मिला, इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ अभी। अगर तुम सोडियम को आयोनाइज करोगे तो Na+ मिलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर तुम पोटेशियम को आयोनाइज करोगे तो K+ मिलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का शक्ल तो सेम है, लेकिन इनका शक्ल क्या है, इनके पास प्रोटॉन अलग होता है, सोडियम के पास प्रोटॉन अलग होगा, पोटेशियम के प्रोटॉन अलग होगा। अगर मैग्नीशियम की बात करोगे, कहोगे सर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे, तो Mg में प्रोटॉन तुम्हारा क्या होगा, अलग होगा। तो नेचर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग हो गया ना, नेचर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, अलग अलग हो गया भाई साहब। तो ये कहानी था, यानी E by m की वैल्यू बेटा किस पे डिपेंड करेगा, E by m की जो वैल्यू होता है प्रोटॉन के लिए वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोटॉन, नेचर ऑफ गैस, कि आप डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस भर रहे हो उस पे डिपेंड करता है। आगे पढ़ा जाए। अच्छा, दे प्रोड्यूस फ्लैश ऑन लाइट, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, जिंक सल्फाइड वाली कहानी। चार्ज जो प्रोटॉन पे होता है वो वही वैल्यू आता है, बस फर्क होता है, ये प्लस आ जाता है। ठीक, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, 1.673 10⁻⁻24 ग्राम होता है, और 27 क्या हो जाएगा, किलोग्राम। 1.673 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एवोगाड्रो नंबर। जब मोलर मास निकालोगे तो एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन बोलेगा तो ये होगा, मोलर मास ऑफ प्रोटॉन होगा तो उसके मास में इसका मल्टीप्लाई कर देना एवोगाड्रो नंबर का। बात क्लियर है? प्रोटॉन इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम माइनस इलेक्ट्रॉन इज प्रोटॉन। समझ रहे हो? हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो जो मिलेगा वही प्रोटॉन कहलाएगा। सबको समझ में आ रहा है? वही बात वो बोल रहा है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.007 ग्राम। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, याद कर लोगे तो बहुत काम आएगा
इससे ऊपर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये जान लीजिएगा। इससे ऊपर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने बोला चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 96500 कूलम, 1 फराडे के बराबर। चार्ज ऑन 1 मोल प्रोटॉन पे जो मास होगा वो 96500 कूलम, या इसको हम 1 फराडे भी क्या कहेंगे, बोलेंगे। डन है बात। इसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ प्रोटॉन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। भाई पार्टिकल्स का मतलब मान लिया वो किस शेप में है, 4/3 पाई आर क्यूब किसका वॉल्यूम का यूनिट फार्मूला होता है, सर्किल का होता है, क्यूब का होता है, स्फीयर का ना। तब कहाँ आप बोल रहे हैं क्यूब का, 3D गोल हो देखा। तो 4/3 पाई आर क्यूब है। आप वॉल्यूम निकाल लीजिए प्रोटॉन का, तो 1.5 × 10⁻38 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें बहुत काम वाली है। अब देखो E/m की जो वैल्यू था किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, क्या पाया गया, 9.58 10⁴ कूलम पर ग्राम। बहुत थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के E/m से क्या था, ये छोटा था। वो याद करो कितना था, 1.67 × 10⁸ कूलम पर ग्राम था। 4 था, गेट था, तो ज्यादा नहीं था इससे। अरे 4 को 0 ज्यादा है, समझे कि नहीं। तो ये कहानी था। तो ये रहा बेटा आपका पूरी कहानी न्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में। अब हम लोग आते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की गई, इसके बाद देखो। ये देखो तुरंत न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं की गई थी, बहुत समय बाद कुछ मॉडल एटम का लगा दिया गया था, उसके बाद प्रॉब्लम आने लगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ मास ऐसा घट रहा है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन उसकी कमी खल रही है एटम के अंदर, ठीक है। तो देखो न्यूट्रॉन का सिंबल जो है 0n1 से होता है, एटॉमिक नंबर 0 और मास नंबर 1 होता है। इसको खोजा जेम्स चैडविक साहब ने, ठीक। और कैसे किया, न्यूक्लियर रिएक्शन किया, बमबारी किया। क्या किया, बम फेंका, क्या, हाँ। तो कैसे किया, देखो इन्होंने क्या किया कि बेरिलियम का पतला सा थिन फॉयल ले लिया, चादर पतला सा, किसका, बेरिलियम का। तो ये 4 हुआ। इसके ऊपर इधर देखिए अल्फा पार्टिकल्स का बमबारी कराया। किसका कराया, अल्फा पार्टिकल्स का। तो अल्फा पार्टिकल्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा वो 2He4 होता है, हीलियम के बराबर होता है। जब बमबारी कराया तो ये 2 चीजें मिला, एक एलिमेंट मिला, एक क्या मिला, एलिमेंट, और यहां पर क्या मिला, न्यूट्रॉन मिला। कैसे मिला मैं बताता हूं, देखो ध्यान से बेटा। ये तुम्हारा बेरिलियम है और इस पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की गई। तो ये क्या किया, एक एटम दिया कार्बन और एक न्यूट्रॉन दिया। कैसे जानोगे, 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो 6 एटॉमिक नंबर मिल गया। लेकिन अब क्या बचा, 0। तो देखो 0 लिख दिया गया। 9 + 4 कितना हुआ, 13। तो लेकिन 12 आपने यूज कर लिया, एक बचा तो ये हो गया। इसका मतलब कि 0n1 जो मिला वो न्यूट्रॉन मिला। नहीं समझे, टोटल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इधर, इधर एटॉमिक नंबर के बराबर चाहिए। टोटल मास नंबर इधर, उधर मास नंबर के बराबर चाहिए, ठीक। तो कैलकुलेट हुआ, बेरिलियम पे बमबारी की गई तो देखा गया कि कार्बन मिल रहा है और एक पार्टिकल मिल रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 0 है और मास नंबर 1 है। एक और किया, देखो इधर देखो, इधर देखो, बोरान को, बोरान पे किया तो नाइट्रोजन मिला और 0n1 मिला। बात समझ में आ गया। लेकिन एक बात इसमें थी, एक बात क्या थी बेटा, एक बात ये थी कि यार इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा था। देखो रीजन फॉर द लेट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वॉज इट्स न्यूट्रल नेचर। नहीं बोला मैंने कि तुरंत नहीं न्यूट्रॉन के बारे में लोग सोचना स्टार्ट किए। कुछ समय बाद देखा उन्होंने कि यार जो सेंटर पे एटम है,
मैंने एटम का जो सेंटर उसमें कुछ मास की कमी पड़ रही है प्रैक्टिकली, कुछ न कुछ ऐसा एक छोटा सा पार्टिकल घट रहा है जिसको वहां लगाना पड़ेगा। उस पर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि चार्ज वाला तो आ चुका है, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन वाला आ चुका है, न्यूट्रल है। लेकिन वही बात हुई, तो क्या हुआ, न्यूट्रॉन इज हैवियर, स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। देखो दोनों का मास बराबर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मास बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा याद करो, प्रोटॉन का मास था 1.673, याद करो, और ये कितना है 1.675, यानी 0.00 आपका 2 का डिफरेंस है। वो था 1.673 और ये कितना है 1.675। लेकिन तुमको दिमाग में रखना है कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होगा वो इक्वल किसके होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन के, ठीक। लेकिन कोई पूछ दिया, अगर कोई रोड पे चलता हुआ पूछ दिया, लोग बहुत लोग पूछते हैं, तो बता देना नहीं ऐसा नहीं है, 10.18%, 0.18% प्रोटॉन के मास से वो ज्यादा होता है, ठीक। तो ये है स्पेसिफिक चार्ज। अरे भाई जब उस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी ना, ये चार्ज स्पीसीज के लिए इसको लिया जाता है। डेंसिटी कितनी है 1.54 10 to the power -14। 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर, 1 ग्राम के बराबर लगभग में। फराडे देखो सेकेंड ईयर में जब पढ़ोगे चार्ज निकाला जाता है, चार्ज जो होता है एक मोल पे जो चार्ज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है उतना वो कूलाम के बराबर होता है। उसी को फराडे ने बताया था चार्ज ट्रांसफर के बारे में। हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। न्यूट्रॉन इज हैवियर एमॉन्ग ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम। ये देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों मिला करके सबसे हैवी होता है। देख लीजिए, अरे भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना था 9.1 10 to the power -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास कितना था 1.673 10 to the power -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.675 10 to the power कितना है -27 किलोग्राम। देख लीजिए आप, कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो ये है न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल्स। डीके, डीके माने क्या, टूटना, वो खुद से टूटना लगता है। देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और एक और सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ाया था याद करो स्टार्टिंग में, एंटी न्यूट्रिनो में टूट जाता है। बोलो सबको समझ में आ गया। तो न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल द एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्यों, सुनो 1H1 में प्रोटॉन अगर 1 है एटॉमिक नंबर के बराबर है, इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो न्यूट्रॉन क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा। यानी 1H1 एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलता है, 0 मिलता है। सबको समझ में आ गया बेटा। तो ये कहानी है। अब हम लोग कल के लेक्चर से हम लोग आएंगे तो आपको यहां मिलेगा, क्या मिलेगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे और ज्यादा आगे स्पीसीज पढ़ेंगे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। तो यहां तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे कल अपने नए लेक्चर में और वो हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी के बाद एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटॉन क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसोडाइस्फीयर क्या होते हैं, आइसोस्टीयर क्या होते हैं। ठीक, चलिए कल मिलते हैं हम लोग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।